हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 158 क्लास के अंदर। एंड टुडे डेट इज 12th मार्च 2026 एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। एंड एज यू नो वेरी वेल एस्पिरेंट्स कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं और उनका एनालिसिस भी करते हैं, क्योंकि जो हमारा सीएसएस और पीएमएस एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर भी करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारे डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस रहने वाला है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो केपीके के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, तो वो भी अपनी न्यू डेवलपमेंट्स को, इन न्यू अपडेट्स जितनी भी आ रही हैं उनको कवर कर सकता है थ्रू नोट्स मेकिंग। तो मैं एक ही यहाँ पर आपको जो है वो तंबीह करूंगा कि आप नोट्स मेकिंग लाजमी करें। 2026 के अंदर बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स हमें होते हुए नज़र आ रही हैं। एक तरफ तो हमें यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ना, आपका वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया जा रहा है, एक चीज़ तो ये है। और दूसरा अगर देखा जाए तो हमें एक वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला देखने को मिल रहा है 2026 के अंदर। तो डेली बेसिस के ऊपर आप एक एक डेवलपमेंट्स जो भी हो रही है उसको कवर करते जाएं, आपका टॉपिक जो है प्रिपेयर हो जाएगा। बाद में जो आपको यहाँ पर आर्टिकल्स ढूंढने पड़ेंगे, फिर आप मैगजीन ढूंढते फिरेंगे, फिर आप करंट अफेयर के रिलेटेड बुक्स ढूंढते फिरेंगे, तो उससे जो बेस्टेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप डेली बेसिस के ऊपर अपने थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट्स को आप कवर करते जाएंगे, तो आपकी एक करंट अफेयर की जो एक नोट बुक है वो प्रिपेयर हो जाएगी, जो आप पाकिस्तान अफेयर में भी हेल्प करेगी, आईआर के पेपर में भी हेल्प करेगी और ऐसे के पेपर के अंदर भी हेल्प करेगी। इसके अलावा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बी पॉजिटिव एंड बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले रसल की एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको डीकोड कर लेते हैं। डेली बेसिस के ऊपर जो है हम एक आध स्टेटमेंट को लाजमी डिस्कस करते हैं जो हमारे ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो आज जो हमारे पास ये स्टेटमेंट रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। रसल कहता है कि राइटियसनेस कैन नॉट बी बॉर्न अंटिल सेल्फ राइटियसनेस इज डेड। क्या कहा जा रहा है? वो बात कर रहा है इखलाकी दुरुस्तगी की, हकीकी नेकी की बात कर रहा है, सही होने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हकीकी नेकी या इखलाकी दुरुस्तगी तब तक यहां पर जन्म नहीं ले सकती जितनी देर तक आप अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, क्योंकि आप हमेशा से यही कहते हैं कि मैं सही हूं, बस मैं ठीक हूं, बाकी सारे गलत हैं। तो यहां पर जो है वो एक कह ले के ईगो वाला हमें एरोगेंट एलिमेंट देखने को मिल सकता है। तो हमेशा जो है ना अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, ठीक है। जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर उनको एक्सेप्ट करें। देखें, जितनी देर तक आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, उतनी देर तक आप कह लें कि बहुत सारी मुश्किलात का आपको सामना करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम की एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। मैं डेली बेसिस के ऊपर यही बात करता है क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है आप लोगों के साथ वो हमारा सिविल सर्विस एग्जाम्स का है, तो आपको उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मोटिवेट भी करना होता है, इनकरेज करना होता है। तो आप यहाँ पर जो है वो कह लें कि बहुत सारी यहाँ पर फिलोसफिकल आर्गूमेंट भी दे सकते हैं, रिलीजियस आर्गूमेंट्स भी दे सकते हैं, साइंटिफिक आर्गूमेंट्स भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो आइंस्टाइन जो यहाँ पर फेल हुआ, उसको पता था मैं गलत हूं, है ना कहीं पे मैं मिस्टेक कर रहा हूं, तो उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया और हमेशा स्ट्रगल करता रहा कि ठीक करने की और आखिर में क्या वो कामयाब हो गया। तो बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। आप जितनी देर अपनी गलतियों को यहां पर तस्लीम नहीं करेंगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं क्लियर कर पाते, लेकिन फिर भी आप कहते हैं मैं तो सही था, मैंने तो सही एग्जाम दिया है, मैंने तो प्रेपरेशन की थी भाई। तो वो जो आपका एक सही वाला एलिमेंट है ना, जितनी देर आप उसको नहीं मारेंगे
तो उतनी देर तक जो है जो हकीकी मानी है या जो हकीकी दुरुस्तगी है, जो ये हकीकी नेकी है, वो सामने नहीं आएगी। तो अपनी मिस्टेक से लर्न करना चाहिए, एक चीज तो ये है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो आप बार बार कहते हैं ना कि मैं ठीक हूं, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं ठीक हूं बाकी सारे गलत है, बस मैं ही ठीक हूं, ये नार्सिस्ट बनना छोड़ दे। नार्सिस्ट बहुत बड़ा वर्ड है, इसको छोटा मत समझे, बहुत बड़ा वर्ड यूज किया। अगर नार्सिस्ट अपने आप को मत समझे कि मैं ठीक हूं, हिटलर मत बने यहां पर कि मैं ठीक हूं बाकी सारी दुनिया गलत है। तो ये बात अगर ट्रंप की जाए तो ट्रंप कहता भाई मैं ठीक हूं बाकी सारे गलत है। वो कहता भाई मैंने तो डिफेंसिव में जाकर जो ईरान के ऊपर अटैक किया, नहीं तो ईरान तो करने वाला था, जो कि बाद में उसकी इंटेलिजेंस भी यहाँ पर उस चीज़ को प्रूफ करते हुए नजर नहीं आ रही, जिस तरह हमें देखने को मिला। पेंटागन ने भी अपना ब्रीफिंग दी जिस तरह। तो ये चीज़ें देखने को मिला कि हमेशा से जो अपने आप को सही साबित करना और हमेशा से अपने आप को सही मानना, ये भी जो है ना आपको कह लें कि बहुत सारे नुकसानात जो है ना वो पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अपनी गलतियों को जो है वो कह लें कि दुरुस्त करें। हमेशा से जो आप मिस्टेक करते हैं उनसे आपको लर्न करना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, कोई रिलेशन अगर चल रहा है तो उसमें भी आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि यहाँ पर मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर आपकी मिस्टेक है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिकन्सिलिएशन नहीं होगी तो बात यहाँ पर नहीं बनेगी। तो अब यहाँ पर जितने भी अब आप जहाँ जहाँ पर भी जो है ना वो इसकी एग्जाम्पल लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने पहले भी बोला यहाँ पर आप फिलोसफिकल उठाकर राइटर्स की दे सकते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर कह लें कि साइंटिफिक कोई आप रेफरेंस दे सकते हैं, कोई डिस्कवरी की यहाँ पर आप रेफरेंस दे सकते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं, पुट कर सकते हैं। लिटरेचर के अंदर से कोई अगर आपको पता है यहाँ पर चीज़ें तो आप वो भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह के मल्टीफेरियस कह लें कि आप आर्गूमेंट्स अपने बिल्ड कर सकते हैं कि जो सही रहने वाला जो एलिमेंट है ना अपने आप के अंदर, उसको ख़त्म करने पड़ेगा। तो उसके बाद ही जो है जो हकीकी मानी है, जो हकीकी दुरुस्तगी है, वो यहाँ पर सामने आएगी। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और अब चलते हैं यहाँ पर हमारे लेक्चर की तरफ। आज हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी हैं हमारे पास, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, अभी जो है पूरा हमारा जो न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर अगर मोस्टली देखा जाए तो वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो हमें लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ओपिनियन या कोई एडिटोरियल या न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर ही कर रहे हैं, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो उसके अंदर नई नई छोटी छोटी डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रही हैं। तो अब जितने भी हमारे न्यू एस्पायरेंट्स हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, तो उनको अगर लगे कि सर आपने यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया या बताया नहीं, तो हम ऑलरेडी जो है यहाँ पर एस्पायरेंट्स बहुत सारी इन डेप्थ में जाकर चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस के ऊपर एक एक डेवलपमेंट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे न्यू एस्पायरेंट्स आ रहे हैं या ओल्ड तो ऑलरेडी अगर कोई नोट्स मेकिंग कर रहा है यहाँ पर, तो उसका तो एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा ईरान वाले मामले में लेकर, जितना हमने उसको डिस्कस किया। पूरा जो है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर जो है उसको कवर कर रहे हैं हम। ठीक है, किस तरह जो है यहाँ पर हमें लॉ क्या कहा, यूएनओ का क्या रोल रहा, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स रही हैं, इधर गल्फ स्टेट्स की तरफ से क्या रद्दअमल रहा है, पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी रही है, रीजनल लेवल के ऊपर वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरह की देखने को मिल रही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरह देखने को मिल रही है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह चल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जिस तरह कंपटीशन देखने को मिल रहा है, मल्टी पोलर सिस्टम है ये भी देख रहे हैं। उसके अलावा मल्टीलैटरल सिस्टम जो आपका यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम कह लें कि डे बाय डे जो है ना डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो भी हम यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल ईरान के रिलेटेड वॉर चल रही है, तो अब यहाँ पर कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट एक आती है। अब छोटी छोटी डेवलपमेंट्स जो है, अब एक तो बात मैं क्लियर करूंगा कि एक ही न्यूज़ आर्टिकल है या ओपिनियन आर्टिकल है तो वो आपका पूरा कवर क्वेश्चन का जो आंसर होता है नहीं कवर करते। उसके अंदर एक दो पॉइंट्स या कुछ रेमेडीज हो सकती हैं, सजेशन हो सकती हैं, कॉजेस हो सकती हैं जिनको जो है आप ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पर आई होप कि आपने क्लियर हो गई होगी। देखें यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर अभी से नोट करते जाएं, आपके पास पूरा जो है वो टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं अपने हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि अपना जो
नोट्स मेकिंग लाजमी करें और एक वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट वाला जो है ना पेज अपना अलग बनाएं। जैसे यूक्रेन और रशिया का मामला चल रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैटर चल रहा है यहां पर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए मेजर जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है मिडिल ईस्ट वाला मामला, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहां पर ग्रेटर इजराइल को भी ऐड करना पड़ेगा, आप वो भी डिस्कस करते जाए। तो इस तरह जो है ना ईरान वाला मामला जो है ना अभी काफी जो है हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो वो अपने नोट्स मेकिंग करेंगे। तो जितने भी हम यहां पर चीजें डेली बेसिस के ऊपर ऐड करते जा रहे हैं तो वो आप जो है वो अपनी कवर कर सकते हैं। साथ साथ डेट लाजमी डाला करें ताकि आपको पता हो कि ये डेवलपमेंट्स इस डेट को हुई थी, ताकि आप जब रिवीजन में आए, जब आप मेन एग्जाम के अंदर वही अगर आप आर्गुमेंट दे रहे हैं या अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं अपनी ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए, तो आप डेट डाल सकते हैं वहां पर विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि आपको पता है कि ये डेवलपमेंट्स इस डेट को हुई थी। तो अब आपने क्या करना है कि जो डेली बेसिस के ऊपर कवर कर रहे हैं वो तो वेल एंड गुड है, और जो न्यू हमारे साथ अटैच हो रहे हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर, मैं ये नहीं कहता कि पूरे लेक्चर देखें, लेकिन जो आपको यहां पर पूरे देखेंगे तो वो तो वेल एंड गुड है जो एनालिसिस हमारा रहा है। लेकिन जो वॉर को अगर आपने कवर करना है तो देन भी आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमने डेली बेसिस के ऊपर एक एक चीज को यहां पर डिस्कस किया, ठीक है। यूएसए की क्या फॉरेन पॉलिसी रही है, क्या स्ट्रैटेजी रही है यहां पर मिडिल ईस्ट को लेकर, यहां पर पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी। अब वही चीजें जो बार बार मैं रिपीट करता रहूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, लेकिन यह है कि मैं चीजें ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। और आज हमारे पास जो डेवलपमेंट्स रहने वाली है उसको डिस्कस करेंगे कि ईरान और यूएसए के मामले में क्या डेवलपमेंट्स हुई, इसको भी देखेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट हमारे पास और ओपिनियन आर्टिकल है जिसको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ओपिनियन आर्टिकल है, रीथिंकिंग वाटर ट्रीटीज, साउथ एशियाज लूमिंग वाटर ट्रीटीज चैलेंज, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके सामने एक ही केस आया होगा, इंडस वाटर ट्रीटी। भाई इंडस वाटर ट्रीटी से हट जाएं, एक उसको साइड पर रखें। इंडस वाटर ट्रीटी को सपोर्ट करने के लिए या उसकी जो आप ओपिनियन दे रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, तो वहां पर जो आप ओपिनियन दे रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हम यहां पर एक केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। गैंग्स जो हमें यहां पर वाटर ट्रीटी देखने को मिल रही है, गंगा वाटर ट्रीटी, जो यहां पर बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में हुई थी 1996 के अंदर। इसके अंदर क्या लूप होल्स है इसको भी डिस्कस करेंगे, और 30 इयर्स जो है इसका ड्यूरेशन था, और वो दिसंबर 2026 के अंदर एंड हो रहा है। तो ये हमारे पास एक कह लें कि जो गंगा वाटर ट्रीटी है वो हमारे पास एक एग्जाम्पल या रेफरेंस देने के लिए रहेगी, किसके, जब इंडस वाटर ट्रीटी का यहां पर क्वेश्चन आएगा। अब जहां पर इंडिया का पाकिस्तान के साथ रिलेट करके नाम आएगा तो वहां पर अगर इंडस वाटर ट्रीटी को आप ऐड नहीं करते तो आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। कहीं पे भी वर्ड अगर यूज होता है, कहीं पे भी इंडिया को लेकर पाकिस्तान के रिलेटेड, तो इंडस वाटर ट्रीटी को आपको ऐड करना ही पड़ेगा। अभी जो बर्निंग क्वेश्चन चल रहा है दोनों के दरमियान में वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर चल रहा है। एक चीज तो क्लियर कर दूं मैं, हाइड्रोपॉलिटिक्स ये चल रही। तो आज हमारे पास बांग्लादेश का केस रहेगा, GWT जो हमारे पास रहेगा यहां पर इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में, इसको डिस्कस करेंगे। दोनों की तरफ से क्या ताफुजात है और इसके जो ट्रीटी है उसके अंदर क्या चीजें लैग कर रही हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे, और इसको जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है उसके साथ इसको रिलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि फाइटिंग ऑयल प्राइस हाइक्स। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप तो डेली बेसिस के ऊपर ऑयल प्राइसेस को डिस्कस कर रहे हैं, हमें भी पता है, नो डाउट आपको नोट्स बने हुए भी मिल जाएंगे, सारे चीजें अब चल रही हैं, ऑनलाइन आपको चीजें मिल रही हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं मेरे जैसे बेचारे नहीं समझ सकते, उनको पता होना कि सर यहाँ पर डिस्कशन जो हो रही है वो हमारा एक ही नेशनल न्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग डिस्कशंस हो रही है, तो हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा जो हमारे CSS एग्जाम के लिए भी वर्थ इट है। तो अगर देखा जाए तो हमारे प्राइसेस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर प्राइसेस की करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो डेली बेसिस के ऊपर हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं ऑयल प्राइसेस को लेकर, लेकिन हम यहाँ पर कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रीजनल कॉन्टेक्स्ट कौन है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया को, ये हमारे पास कितने रहेंगे, यहाँ पर 4 केस स्टडी रहेंगे जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन सा है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया और पाकिस्तान, इनका कंपैरिजन करेंगे ऑयल प्राइसेस को लेकर। उसके बाद थर्ड नंबर पर है स्पेक्ट्रम लीप, पाकिस्तान डिजिटल लैंडस्केप। देखिए लास्ट टाइम जो है ना जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, तो मैं डेली बेसिस के ऊपर उसको ऐड करता गया हूं। अब जो भी ओल्ड स्टूडेंट है जो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं उसको पता है। अब 1 घंटा अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो ये आपका घंटा वेस्ट नहीं जाएगा, मैं इतना आपको कह सकता हूं।
हम यही कर सकते हैं जो अपनी तरफ से कर सकते हैं, बाकी डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही है, पूरा एनालिसिस देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप उसको कवर कर सकते हैं। हमें यकीन माने इससे कोई इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान का आरपीएम है, तो इससे हमें इतनी अर्निंग वगैरह मामला तो नज़र इतना आ ही नहीं रहा। एक बात मैं क्लियर कर दूँ अभी से, जो आपके दरमियान में जो घूम रही है ना, जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको पता है कि पाकिस्तानी आरपीएम पे हमें कितना ही मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पर वर्क करके आपके लिए फिर जो है यहाँ पर लेक्चर डिलीवर करते हैं। फिर आप बात करते हैं नेबर कंट्रीज़ की, जो सर वो तो बड़ा अच्छा यहाँ पर लेक्चर दे रहे होते हैं, वो तो अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर भी किया जा रहा है, आपको प्रॉपर इस तरह समझाया जा रहा है, चीज़ें लेकर की जा रही हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा। एक चीज़ की मैं यहाँ पर बात कह सकता हूँ, ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप लेक्चर पूरा ले रहे हैं, आपका वेस्ट नहीं जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास रीजनल कॉन्टेक्स्ट रहेगा। स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे हम यहां पर, डिजिटल क्या पाकिस्तान इसके लिए रेडी है? तो यहां पर एक हम फ्रेज यूज करते थे, जब भी यूज करते थे कि डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए यहां पर 5G नेटवर्क जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, यहां पर जो मेगाहर्ट्ज जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद हम इसको, ताकि इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर जो स्टेप लिया गया है, इसको देखेंगे। यहाँ पर ऑक्शन भी हुई है, नीलामी भी की गई है, उसको भी देखेंगे, जो एक सही काम हुआ है। तो उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम ऑलरेडी, हमारी क्या पॉलिसीज़ बनी है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, ऑलरेडी हमारा यहाँ पर ऐसे आया। उसके बाद अगर देखा जाए जो कुवैत के अंदर जो डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, तो पाकिस्तान उसकी भी प्रेसिडेंसी कर रहा है। तो ये चीज़ें मैं डेली बेसिस को रिपीट कर देता हूँ, ये इसके अंदर नहीं है। बल्कि फोर्थ क्या है हमारे पास, पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइवल यूएनओ रेजोल्यूशन ऑन गल्फ क्राइसिस, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल कंडेम्स ईरान अटैक्स। इस चीज को देखेंगे यहाँ पर। अब ईरान के मामले में जो अभी डेवलपमेंट्स ये हुई है कि 2 रेजोल्यूशन पेश की गई हैं, एक गल्फ स्टेट्स की तरफ से जो है ईरान के मजम्मत करने के लिए कि भाई ईरान ने अटैक किया है, और दूसरा रशिया की तरफ से जो है यहाँ पर किया गया। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी रही है। जो पाकिस्तान के जो हमें इफ्तिखार साहब नजर आते हैं, यूएनओ के एम्बेसडर, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजीज क्या रही है, क्या इन दोनों रेजोल्यूशंस को यहां पर पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, वोट दिया या नहीं दिया, इसको भी देखेंगे। यूएसए के क्या स्टेप्स रहे, इसको भी देखेंगे। लास्ट में हमारे पास वोकैब रहेगी, और वोकैब को हम लाजमी डिस्कस करते हैं। जो हमारे क्या है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के हटकर जो है हमारे लिए क्या रहेगा यहाँ पर, जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए अपना वोकैब बैंक बनाएं। जो आप बैंक बैलेंस बनाते हैं ना, इसी तरह वोकैब बैंक बनाएं, ताकि आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो सकते हैं। रेपिटेशन वाला मसला ठीक हो सकता है, एक्सप्रेशन ठीक हो सकता है, स्टेटमेंट को मोल्ड करके लिख सकते हैं, डिस्कोर्स आपका ठीक हो सकता है, रेलिवेंट आपके पास वोकैब होगी, टर्म्स होंगी, आपके पास जॉर्गन्स होंगे, तो आप टॉपिक के रिलेटेड उसको यूज़ कर लोगे। तो इस तरह आपके आइडियाज़ भी क्लियर हो जाते हैं। तो मैं डेली बेसिस के ऊपर वोकैब को लेकर लाजमी ये चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको पता हो, ये ना कहें कि सर आपने तो चीज़ें बताई नहीं है। अब कुछ ऐसे भी हैं, एक लेक्चर लेने के बाद यहाँ पर सजेशंस दे रहे होते हैं कि सर ऐसा, भाई आप पूरे लेक्चर्स लें, पता चले आपको। हमें पता है कि आप यहाँ पर कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स होकर आए हैं, एनालिटिकल एबिलिटी नहीं। अगर आप इतने ही काबिल होते तो यहाँ पर जो आपके एनालिटिकल अप्रोच है, एनालिटिकल एबिलिटी है, वो क्यों नहीं अभी तक डेवलप हो रही? क्यों हमारा 200 से 300 बच्चा पास हो रहा है अभी CSS के एग्जाम में? 20,000 जो है बच्चा पेपर दे रहा है, 15,000 बच्चा पेपर दे रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वही बात है ना कि हम अपने आप को हमेशा से ठीक मानते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है ना, लर्निंग वाला जो डोर है ना, जो दरवाजा है, उसको हमेशा से ओपन रखें। लाइफ इज द नेम ऑफ द लर्निंग। मैं बार बार ये चीजें कहता हूं। मैं आपको क्रिटिसाइज या करने का मेरा बिल्कुल मतलब नहीं, लेकिन ये पॉजिटिव क्रिटिसाइज है, ताकि आपकी आंखें खुले, आपको काम करना चाहिए। ठीक है, कोई भी कैरी है, कहीं पे आपको नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट करके पूछें कि सर यहां पे समझ में नहीं आ रही, प्लीज यहां पे थोड़ा सा और जो है यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो कर दिया जाएगा वहां पर आपको। ठीक है, लेकिन आप उल्टा अगर बोलेंगे कि यहां पर ये, अब हर एस्पिरेंट्स की अपनी रिक्वायरमेंट है। हर एस्पिरेंट्स, कोई कहता है ओवरव्यू दे दें, कोई कहता है यहां पर रीडिंग करें, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या, लेकिन हमने चलना है अपने अकॉर्डिंग, ताकि हमें पता है कि आपको किस तरह सही लेकर जो है चला जा सकता है, आपके लिए बेस्ट क्या है। रीडिंग भी है, सारी चीजें साथ साथ है। अब देखें, न्यूज भरा पड़ा है, पॉडकास्ट आपके चल रहे हैं, तो वर्बली सुनना है तो आप जाकर सुने उधर।
ठीक है, वहां पर आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको लग रहा है ना कि हम बड़े ही मतलब फन्ने खाना है तो बड़े 30 बार खाना है, तो आपके क्लियर हो जाएंगी वहां पर। ठीक है, तो हम यहां पर जो अपनी डिस्कशन कर रहे हैं हमारे एग्जाम ओरिएंटेड रहती है। हालांकि आपको भी पता है कि जर्नलिज्म की लैंग्वेज जो है काफी डिफरेंट होती है एकेडमिक लैंग्वेज से, तो हमें उसको उसमें ढालना पड़ता है एकेडमिक वे में। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी यहां पर चीजें लग रही होती है कि जैसे यहां पर कह लें कि जिस तरह जनरल न्यूज चल रही है एकदम से इस तरह चीजें वो किया, लेकिन उसको हम फुली जो है इधर कन्वर्ट करते हैं एकेडमिक वे में, ताकि हमने तो अपना एग्जाम देना ना, करंट अफेयर का एग्जाम है या पाकिस्तान का एग्जाम, पाकिस्तान अफेयर का एग्जाम है, तो पाकिस्तान अफेयर का एग्जाम है तो उसमें देना आप। अब ये नहीं है कि आप यहां पर जो है वो पाकिस्तान अफेयर का पेपर है या आपका, तो हमने करंट अफेयर का पेपर देना है, पाकिस्तान अफेयर का पेपर देना है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें इसलिए आपको बताना पड़ती हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, काफी टाइम ले लिया आपका, लेकिन चीजें जो है वो मैं पहले भी बता रहा हूं आपको क्लियर करना पड़ती है। रीथिंकिंग वाटर ट्रीटीज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट हमारे पास केस स्टडी रहने वाला है, गंगा वाटर ट्रीटी की बात करेंगे। 1996 के अंदर यहां पर गैंग्स वाटर शेयरिंग ट्रीटी यहां पर साइन हुई बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में। ठीक है, कब साइन हुई? बेसिकली 1996 के अंदर। फिर क्या होता है यहां पर जो है वो कह लें कि इनके दरमियान में अभी जो है ये कह लें कि दिसंबर 2026 के अंदर ये ट्रीटी बेसिकली एंड हो रही है, और ये 30 ईयर्स के लिए इसको साइन किया गया था। कितने ईयर्स के लिए? 30 ईयर्स के लिए। चले, उस वक्त तो मामलात कुछ और थे, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हमें 1971 के बाद जब मामला देखने को मिले, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, सारे मामलात हुए, तो इन्होंने यहाँ पर 30 ईयर्स तक हमें साइन होता हुआ नजर आए। लेकिन अब थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन भी है। उसकी वजह यह है कि अभी न्यू दिल्ली और ढाका के जो रिलेशंस हैं वो डिसफंक्शन है, आपको भी पता है, क्योंकि शेख हसीना वाजिद को यहाँ पर टॉपल किया गया, अथॉरिटेरियन रूल को यहाँ पर जो है वो गिराया गया जेंजी रिवॉल्ट के द्वारा। ठीक है, 2024 के अंदर, और उसको एग्जाइल कर दिया गया यहाँ पर इंडिया। ठीक है, अब इंडिया बैठे, तो यहाँ पर देखा जाए तो फिर जो है थोड़ा सा इंडिया और कह लें कि बांग्लादेश के दरमियान में जो रिलेशंस थे वो यहाँ पर जो है वो कह लें कि खराब हुए। अब यहाँ पर हुई है रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तारका रहमान साहब आए हैं यहाँ पर, तो वो लीड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जो ये हमें यहाँ पर जो गंगा वाटर ट्रीटी देखने को मिल रही है, जो अभी एक्सपायर हो जाएगी यहाँ पर दिसंबर 2026 के अंदर, इसकी क्या रहते हैं यहाँ पर स्ट्रैटेजीज इनकी, तो ये देखते हैं। हैज फेल्ड फोस्टर ट्रस्ट, अभी तक तो एक तो जो ट्रस्ट बिल्डिंग होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा, वही जो पाकिस्तान और इंडिया का मामला चल रहा है। और दूसरा यहाँ पर डाटा शेयरिंग जो होना चाहिए। अब डाटा शेयरिंग की क्या बात की जा रही है बेसिकली, कि कितना वाटर आ रहा है, कितना फ्लो यहाँ पर जो है वो होगा, और कितना जो है यहाँ पर जो कह लें कि नुकसान हो रहा है। अब पूरा डाटा जो है यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी शेयर नहीं किया जा रहा। उसके बाद अगर देखा जाए इंस्टीट्यूशनल मेच्योरिटी भी देखने को नहीं मिल रही। अब यहाँ पर अगर इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जाए तो आपको न्यूट्रल एक्सपर्ट भी देखने को मिलेंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट जो कमीशन भी हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये वाटर ट्रीटी है ना, इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और ये 30 ईयर्स तक इसको किया गया। उसके बाद है यहाँ पर क्लाइमेट क्राइसिस की अगर बात की जाए, अब क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश हमेशा ही जो है ये नेचुरल डिजास्टर्स का उसको सामना करना ही पड़ता है, और कर भी रहा है उसी चीज़ का। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना, आपको पता है ग्लेशियर्स, अब ये मसला सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, बल्कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा जो है दुनिया के अंदर जो ग्लेशियर मेल्ट भी हो रहे हैं, उसके बाद आपका सी भी राइज कर रहा है। तो अभी हमने रिसेंटली हिंदोकश जो हिमालयास की बात की थी कि किस तरह जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ग्लेशियर्स यहाँ पर मेल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, आपके मॉनसून यहाँ पर कह लें कि रेन आ जाती है, बारिश आ जाती है। ठीक है, तो ये भी है, तो अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, दरिया गंगा एकदम से जो है ग्लेशियर्स यहाँ पर मेल्ट होते हैं, तो प्रेशर आता है यहाँ पर बहुत ज्यादा उसके अंदर, वाटर के अंदर। तो अब क्या होता है, अब यहां पर इश्यू क्रिएट होता है, जिस तरह अभी 2025 के अंदर क्या हुआ, फ्लड आया। अब यहां पर जब इंडिया की तरफ से जब पानी यहां पर फ्लो करता है, तो वो क्या करता है, इधर पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ दिया भाई, ये चीज देखने को मिली अब, है ना। तो अब फिर क्या होता है कि जब आप खुद डूब रहे हो, तो फिर यह आप अपने आप को बचाने के लिए फिर पानी का रुख जो है वो चेंज कर दिया जाता। तो अब यह चीज भी वहां पर देखने को मिल रही है। और जो प्रॉपर जो होना चाहिए, जब
इतना पानी मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्राई सीजन चल रहा है तो वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि 39 टाइम जो है यहां पर आउट ऑफ 60 टाइम, कितना आउट ऑफ 60, 60 में से 39 टाइम ऐसे थे जो वक्त ऐसा आया कि जहां पर बांग्लादेश को प्रॉपर जो पानी का फ्लो होना चाहिए वो प्रोवाइड नहीं किया गया, ये भी चीज है। उसके बाद यहां पर अपोजिंग पोजीशन ऑन वाटर एलोकेशन एंड नेसेसिटेटिंग अ न्यू फ्रेमवर्क, तो ये यहाँ पर सजेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंग्रोव, हमें यहाँ पर जो फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो वो कह लें कि एक क्लाइमेट चेंज टैकल करने के लिए एक वॉल है, तो उसके लिए भी यहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी हो जाती है बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश डाउनस्ट्रीम है, वल्नरेबिलिटी डॉक्यूमेंटेड, नॉन कंप्लायंस विद द ट्रीटी हैज लीड टू द सीवियर इंपैक्ट्स ऑन बांग्लादेश एग्रीकल्चर एंड सुंदरबैंड्स। अब सुंदरबैंड्स बेसिकली जो सुंदरबैंड्स है उसकी बात की जा रही है। मैंग्रोव फॉरेस्ट है बेसिकली, जो मैंने पहले भी बताया कि वो क्लाइमेट चेंज है या कोई नेचुरल डिजास्टर्स उनको रोकने के लिए क्या है, कि वॉल है, दीवार है पूरी, तो उसको भी फ्रेश वाटर चाहिए, वो भी नहीं पहुंच पाता, फिर यहां पर ये चीज है। अब यहां पर बात करेंगे लेसन्स क्या यहां पर सीखने चाहिए, लेसन्स फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी। अब अगर GWT को अगर देखा जाए, GWT को, तो हो क्या रहा है कि यहां पर एक तो इसके अंदर क्या है जी, जो न्यूट्रल एक्सपर्ट होने चाहिए, न्यूट्रल मेडिएटर होने चाहिए, वो नहीं है। टेक्निकल कमीशन होना चाहिए, वो नजर नहीं आता। आर्बिट्रेशन जो हमें यहाँ पर कोर्ट देखने को मिल रहे हैं वो भी नहीं है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर नहीं है। तो अब ये 30 ईयर्स हो चुके हैं और अब जो है इनके दरमियान में ये ट्रीटी एंड होते हुए नजर आ रही है। देखते हैं कि इसका क्या होता है। अब यहाँ पर प्रेशर बिल्ड होता भी नजर आएगा। अब यहाँ पर बांग्लादेश की पॉलिसी भी चेंज होती हुई नजर आएगी। उसके बाद अगर देखा जाए अपॉर्चुनिटी फॉर वाटर डिप्लोमेसी, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ऐड करने वाली कि 2026 डेडलाइन इज अ क्रूशियल अपॉर्चुनिटी फॉर साउथ एशिया टू एस्टैब्लिश क्लाइमेट अडॉप्टिव। अब जो है ना यहाँ पर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाकई इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह क्लाइमेट चेंज का हमें इश्यू देखने को मिल रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स आते जा रहे हैं, तो अब वो कहा जा रहा है कि ट्रीटी को भी उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, कोई बहुत ज्यादा बारिशें आ रही हैं तो पानी बहुत ज्यादा आता है ना, बहुत ज्यादा पानी आएगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप डूब रहे हैं तो फिर पानी जो उधर छोड़ दें, नहीं, बल्कि वो क्या होगा कि अगर 80% पानी दिया जा रहा है तो 80% ही दें, बाकी 20% जो आप रखें। अगर 10,000 अगर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड आ रहा है 10,000 क्यूसेक का, है ना, तो अब 10,000 में आप क्या करेंगे, 20% उधर दे दें और 80% उधर दे दें। अब ये तो नहीं कि आप जो पहले फिक्स हुआ पड़ा है उसी के ऊपर चले, ठीक है। तो जो पानी की मिकदार होगी ना, जितने परसेंट, 8,000 क्यूसेक है तो 8,000 क्यूसेक के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ठीक है। 5,000 है तो 5 के, ये बात की जा रही है। क्लाइमेट अडॉप्टिव इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लाइमेट अडॉप्टेशन भी आप इसको कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज का जो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अभी ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं या बारिशें हो रही हैं, फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो भी पानी आ रहा है रिवर के अंदर तो फिर उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कि सारा पानी आप सिर्फ 80% ही दें, बाकी जो है वो 20 की बजाय आप 60% आप खुद यूज करें, तो ये भी है ना। तो इस तरह क्या होगा कि फिर जो है ना आपको जो 20% है तो उस 20% का जो टोटल मिकदार है उसमें से रखें। ये नहीं कि आप टोटल मिकदार में से आप 80% उसको दे दें, बाकी 60% आपके पास जाएगा। तो ये चीज बेसिकली यहाँ पर क्लियर की जा रही है कि ये यहाँ पर ट्रीटी के अंदर इसको ऐड करना चाहिए। तो ये केस स्टडी रहेगा हमारा। आप इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर एक और आपको केस मिल गया GWT का, जो यहाँ पर बांग्लादेश और इंडिया का, वो आप ऐड कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर फाइटिंग ऑयल प्राइसेस की। हमारे पास जो केस स्टडी रहेंगे इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आपको ऑलरेडी तो पता ही है, पाकिस्तान के अंदर लेकर जो है वो ऑयल प्राइसेस को काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, डिबेट भी इसके ऊपर आपको काफी मिलने को मिल रही है। हम भी इसके ऊपर जो है कवर कर चुके हैं कि कितना यहाँ पर एनुअली कितना परसेंट, कितने बिलियन डॉलर का जो है इंपोर्ट करता है, पेट्रोलियम इंपोर्ट्स होती है हमें यहाँ पर। बाकी LNG को भी लेकर हमने डिस्कशंस की, डीजल वगैरह को, A to Z चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा कंपेरिजन रहेगा बेसिकली जो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया है, उन्होंने क्यों नहीं प्राइसेस यहाँ पर बढ़ाई, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। जो बार बार कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान ने प्राइसेस बढ़ा लिए हैं और बाकी तो किसी मुल्क ने यहाँ पर प्राइसेस ही नहीं बढ़ाई, तो अब उनकी रीजन देखेंगे कि उन कंट्रीज ने या उन स्टेट्स ने क्यों नहीं प्राइसेस को यहाँ पर जो है वो बढ़ाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास यह समझने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर कुछ चीजें जो हम ऐड कर लेते हैं। स्केल ऑफ द शॉक, पाकिस्तान अनाउंस ऑफ द वन ऑफ द लार्जेस्ट
सिंगल फ्यूल प्राइसेस हाइक्स इन द रीजन के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरे स्टेट्स ने क्यों नहीं यहाँ पर इसको बढ़ाया, इसको भी यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इंडिया वाला केस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंडिया वाला मैटर ये है कि एक तो इनके पास कह लें कि 74 डेज का जो है ऑयल रिजर्व जो है बात की जा रही है कि 74 डेज इनके गुजर जाएंगे। दूसरा ये है इनका कि आपको पता है पूरा इंडियन ओशन यहाँ पर उनके साथ लग रहा है, ये भी चीज है कि इनको इजीली कहीं ना कहीं से इन्होंने तेल परचेज कर लेना है हमारा, लेकिन अरेबियन सी से आएगा। कहां से आएगा? अरेबियन सी से। और अरेबियन सी में ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर पूरा क्योस चल रहा है, यहाँ पर पूरा हमें वॉर वाला सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, सबसे मेजर बड़ा इशू ये आ रहा है। तो अब देखा जाए तो एक तरफ जो है ना, जो मेन इशू ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो कह लें कि 4 स्टेट्स के अंदर कितना, यहाँ पर बेसिकली 4 स्टेट्स के अंदर मई के अंदर इलेक्शन होने वाले। और आपको पता है जब इलेक्शंस का यहाँ पर दौर हो तो फिर चाहे कोई भी स्टेट हो तो वहां पर प्राइसेस नहीं बढ़ती। ये भी तो अब बांग्लादेश वाली अभी एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर, रेस्टोरेशन डेमोक्रेसी वाली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बोला जा रहा है कि यहाँ पर वोट बैंक के लिए भी जो है यहाँ पर प्राइसेस नहीं बढ़ाई जा रही। तो एक चीज तो ये है। दूसरा देखा जाए बांग्लादेश वाला केस क्या है भाई, बांग्लादेश वाला केस ये है कि अभी रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिली है। तारिक रहमान को जो है वो कह लें कि यहाँ पर जो कह लें कि गवर्नमेंट के हेड बनाया गया, मीन्स प्राइम मिनिस्टर बने। तो उन्होंने प्रोमिसेस भी किए हैं, वादे भी किए हैं कि भाई मैं तो प्राइसेस नहीं बढ़ाऊंगा। एक तो प्रेशर बिल्ड है, उसके ऊपर पूरा प्रेशर बिल्ड किया हुआ। तो भाई अब इन्फ्लेशन के वादे करके आप एकदम से ऑयल की प्राइसेस कैसे बढ़ाओगे? हालांकि यहां पर अगर देखा जाए ना तो $4 बिलियन, कितना $4 बिलियन जो सब्सिडीज यहां पर बांग्लादेश ने या गवर्नमेंट है वो दे रही है। तो IMF उसको भी प्रेशराइज कर रहा है कि भाई इसको भी कम करो, क्योंकि अब इनके IMF के दरमियान में और बांग्लादेश के दरमियान में 2023 में फिक्स हुआ कि यहाँ पर मामला को लेकर चलेंगे और बांग्लादेश को IMF प्रोग्राम की जरूरत है, वो लेगा। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर IMF की तरफ से भी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर फंस चुकी है। भाई गवर्नमेंट नई नई बनी है, अभी से वो एकदम ऑयल की प्राइसेस बढ़ाएगी तो नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा ना। वो जो जेनजी रिवॉल्ट जो माइंड सेट बना है, जो जेनजी रिवॉल्ट जो 2024 के अंदर आया और जो अभी जेनजीज का माइंड सेट बना है कि ये ठीक है, तो ये फिर एकदम से उनका दिमाग खराब हो जाएगा। ये भी चीज है। तो ये चीज है। उसके बाद है यहाँ पर श्रीलंका। तो श्रीलंका ने पहले वादे की है, प्रोमिसेस की है कि हम जो है यहाँ पर प्राइसेस को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर फिर जो है 20 से 25 रुपीस को फिर जो है यहाँ पर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आई श्रीलंका के अंदर। तो ये चीज हमारे पास, ये केस स्टडी हमारे पास रहेगा। पाकिस्तान सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी, आपको पता है कि कहा जा रहा है कि 28 डेज जो है हमें देखने को मिल रहा है कि इतनी देर हमें देर तक जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मिल सकते हैं, उसके बाद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर ऑयल डिप्लोमेसी, क्या चीज है यहाँ पर ऑयल डिप्लोमेसी जो इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है गल्फ स्टेट्स के साथ। तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट भी है। तो अब डिफेंस पैकेट है तो इस चीज़ का भी फायदा उठाना चाहिए। भाई ऑयल जो है उनसे जो है वो कह लें कि निगोशिएशंस करके, टॉक्स करके ऑयल जो है इंपोर्ट करना चाहिए। भाई ऑयल के ऊपर तो सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं आपकी। बांग्लादेश प्रिकेरियस गैम्बलिंग, अब IMF का प्रेशर यहाँ पर बिल्ड हो रहा है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है ना यहाँ पर दोस्तों, वो आ रहा है डीजल का। अब आपको पता है कि हार्वेस्ट सीजन आने वाला, गंदम की कटाई आने वाली, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, हमें यहाँ पर ये कंट्रीज देखने को मिल रहे हैं। अब हार्वेस्ट जो देखने को मिल रहा है ना, तो इसके डीजल चाहिए बहुत ज़्यादा, कटाई भी हो गया, मशीनें भी होंगी। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर कि डीजल की कमी ज़्यादा देखी जा रही है, इसको भी देखना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक रिजर्व की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 90 पाकिस्तान के अंदर 1990 के अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पर ऑयल स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने की बात की गई थी कि चलो हम बनाते हैं 1990 की दहाई में कि हमारे पास ऑयल रिजर्व होगा तो हमें टेंशन नहीं होगी। तो अब यह हुआ क्या कि वो जो है ना मिस्टेक हमें जो है वो आज जो है ना वही गलती हमारे सामने आ रही है कि उसको कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व की ज़रूरत है, ऑयल रिजर्व्स बनाए जाएं ताकि जिस तरह यहाँ पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है, और यूएसए तो ऑलरेडी अगर देखा जाए वेस्ट कंट्री, वो तो ऑयल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो तो वेनेजुला, वो तो भाई पैसे वाले कुछ भी कर सकते हैं।
है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि वो गन बोर्ड डिप्लोमेसी के किसी के जरिए भी भाई ताकत है, मिलिट्री ताकत भी है, इकोनॉमिक ताकत भी है उनके पास, पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा रोल ही उनका है, अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सिस्टम को चला रहे हैं वो, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज किया जा रहा है, सारा कुछ चीजें हो रही है। तो भाई उन जैसे देश को क्या होगा, यहाँ पर जो वेनेजुला का ऑलरेडी 303 बिलियन बैरल ऑयल उनको देखने को मिल रहा है, ईरान के ऊपर भी ऑलरेडी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान को यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाने की जरूरत है, जो 1990 के अंदर बनाए। अब देखें ऑयल प्राइसेस की हम इतने दिन से क्या बात कर रहे थे, अभी कल हमने बात की थी ऑयल प्राइसेस को लेकर के नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, लेकिन आज हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक तो कंपैरिजन किया और दूसरा हमने यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनने चाहिए वो हमने बात की। तो अब आगे न्यू चीजें यहाँ पर डेवलपमेंट्स हमें अब बात करेंगे। यहां पर स्पेक्ट्रम लीप की बात करते हैं। यहां पर जो है ना जो 480 मेगाहर्ट्ज ऑफ द 5G स्पेक्ट्रम फॉर 507 मिलियन डॉलर जो है ऑक्शन हुई, उसकी नीलामी हुई। ये एक अच्छी चीज है ताकि जो है यहाँ पर क्या किया जा सके, 4 to 5 सिटीज के अंदर जो 5G नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, उससे 3G 4G भी आपके नेटवर्क्स ठीक होंगे। तो यहाँ पर जो है ये 507 मिलियन डॉलर ये आप ऐड कर सकते हैं, अपने नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो जहां पर आपने डिजिटल का पेज बनाया हुआ पाकिस्तान को लेकर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान डिजिटल लैंडस्केप एड्रेसिंग क्रिटिकल कनेक्टिविटी गैप्स एंड लेइंग ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा स्टेप है कि नेट की स्पीड को यहां पर बढ़ाया जाए। अब यहां पर कंपैरिजन देखेंगे, ब्रिजिंग द स्पेक्ट्रम गैप। स्पेक्ट्रम का मतलब यहां पर यह लिया जा रहा है कि जो नेट की स्पीड है वो स्लो है। क्या है, इंटरनेट की स्पीड स्लो है और स्पेक्ट्रम क्या है, उसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पहले क्या था, लो था, अब जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, ताकि अब बढ़ाया किसके जरिए जा रहा है, 5G नेटवर्क। अब 5G को जब इंट्रोड्यूस करवाओगे तो 3G और 4G की ऑटोमेटिकली जो स्पीड जो है वह यहां पर बूस्ट अप हो जाएगी। तो ये चीज बेसिकली कही जा रही है। अब यहां पर अगर देखा जाए ना, हमारे पास एग्जांपल रहेगी बांग्लादेश की। तो अब जो पाकिस्तान के अंदर जो स्पेक्ट्रम फिक्स किया गया ना कि स्पीड को बढ़ाने वाला, क्या है यहाँ पर स्पीड को बढ़ाने वाले की बात की जा रही है। तो पहले तो लो था स्पेक्ट्रम, तो अभी बढ़ाया गया, तो अभी ये चीज देखने को मिल रही है। तो 274 जो मेगाहर्ट्ज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो फिक्स किया गया, बढ़ाया गया। ओवरकमिंग की बॉटलनेक दैट प्रीवियसली हिंडर्ड मोबाइल इंटरनेट क्वालिटी। क्या था जो बेसिकली यहाँ पर प्रीवियस क्या करता, मोबाइल इंटरनेट जो है ना उसकी जो होनी चाहिए स्पीड, वो क्वालिटी वो नजर नहीं आती थी। कैपेसिटी फॉर रेट्स कितने यूज कर रहे हैं अभी, 194, कितने 194, 19 से 20 करोड़ जो है यहाँ पर मोबाइल यूज किए जा रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं लोग पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड, उसकी क्वालिटी को यहाँ पर बेहतर करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, इसीलिए स्पेक्ट्रम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब बांग्लादेश का यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। बांग्लादेश की एग्जाम्पल लें तो भाई यहाँ पर साफ नजर आता है उनका 600 मेगाहर्ट्ज, कितना यहाँ पर है, 600 मेगाहर्ट्ज जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेट की स्पीड, ब्रॉडबैंड हमें देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास है। तो पाकिस्तान बेसिकली इस जो डिजिटल डिवाइड का जो गैप है उसको कवर करने के लिए कर रहा है, और ये एक बहुत बढ़िया अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको लाजमी आपने नोट डाउन करना है। अब इसका फायदा आपको पता है, इकोनॉमिक एंड सोशल इनेबलर। सबसे बड़ी बात की जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारी वेमेन्स है, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे बेचारे गर्ल्स है, वो अपना काम कर रही हैं, ऑनलाइन काम कर रही हैं, ई कॉमर्स कर रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं, फ्रीलांसिंग कर रही हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट भी हमें देखने को मिल रही है। फर्स्ट पॉइंट आप ये रखें। सेकंड ये है कि हमारा जो इकोनॉमी के अंदर जो रोल प्ले हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, कि आपका डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे ई कॉमर्स है, फ्रीलांसिंग है, A to Z चीजें हमारे ऑनलाइन पे चली गई हैं। तो वो इंटरनेट की अगर स्पीड कम होगी तो फिर हमें यहाँ पर जो ग्रोथ नजर आनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो कैसे होगी। तो ये चीज बेसिकली यहाँ पर की जा रही है। एजुकेशन, हेल्थ एंड कॉमर्स, तीनों के अंदर नेट की स्पीड अच्छी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के लिए की जा रही है। स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। जिस तरह पास्ट हमें देखने को मिल रहा था, इतना नहीं काम किया जा रहा था जिस तरह अब हमें देखने को मिल रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम किया जा रहा है और डिजिटल के ऊपर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ होगा, जॉब क्रिएशन होगी और इनोवेशन, ये तीनों चीजें यहाँ पर होंगी अगर नेट की स्पीड यहाँ पर बूस्टअप की जाती है। तो ये चीज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डिजिटल डिवाइड वाले पॉइंट्स में, या पाकिस्तान डिजिटल जो आप कर रहे हैं कि रेडी है या नहीं है डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए, वहां पर ऐड कर सकते हैं। अब बात करेंगे न्यूज आर्टिकल, इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई है ईरान और यहाँ पर
यूएसए और इजराइल के दरमियान में जो वॉर हुई है इसको लेकर, इसको देखते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बहरीन लीड रेजोल्यूशन अडॉप्टेड, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कितने 135 नेशंस ने, पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने मिलकर जो है यहां पर क्या किया, रेजोल्यूशन को पेश किया और यहां पर 13 प्लस वोटों से जो है इसको पास कर लिया गया। ये केस हमें यहां पर अबूला के अंदर देखने को मिला था लास्ट ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स में जो है 134, इससे पहले कितना था 134 हमें देखने को मिल रहा था, और ये अभी जो है 135 जो है वो को स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान भी उसके अंदर शामिल है, रेजोल्यूशन को पास किया गया है और कंडेम किया गया है यहाँ पर कि ईरान ने जो गल्फ स्टेट्स के ऊपर अटैक्स किए गए हैं उसकी जो है मजम्मत की गई है। बेसिकली ये रेजोल्यूशन है यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर पाकिस्तान ने भी इसको जो है एक्सेप्ट किया, मजम्मत की है, ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें देखने को मिल रही है दोस्तों के पॉइंट्स किधर है, हमारे पाकिस्तान डुअल स्टांस की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक तरफ जो है यहाँ पर पाकिस्तान सपोर्टेड बोथ जीसीसी स्पॉन्सर्ड टेक्स्ट एंड फेल्ड रशियन ड्राफ्ट, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर रशिया की तरफ से ड्राफ्ट पेश किया गया। आपको पता ही है रशिया, चाइना और ईरान के दरमियान में जो है हमें यहाँ पर रिलेशंस भी देखने को मिलते हैं, तो उन्होंने फेवर दी थी कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो मामला है रेजोल्यूशन पेश की गई, लेकिन यहाँ पर यूएसए की तरफ से वीटो पावर का यूज किया गया, उन्होंने भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया। और बाकी कुछ यूरोप बिल्कुल न्यूट्रल रहा है, यूरोप ने किसी की तरफ जो है यहाँ पर वोट नहीं दिया, कास्ट नहीं किया। हालांकि यहाँ पर यूरोप की तरफ से ईरान को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना कर पड़ा कि भाई ये तो अपने जो है वो कह लें कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी बढ़ा रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट भी देखने को मिल रहा है। और अभी रिसेंटली जो है हमने ग्लोबल न्यूक्लियर पावर को जो है यहाँ पर डिस्कस किया था, अभी समिट हुई थी जो फ्रांस के अंदर 10 मार्च को, ट्यूसडे मंगल वाले दिन, तो उसको भी हम देखा किस तरह यहाँ पर जो ग्रीन पीस एक्टिविस्ट हैं वो समिट के ऊपर पेरिस के अंदर आ गए, इमैनुअल मैक्रोन से यहाँ पर क्वेश्चन किए गए कि आप तो रशिया से यहाँ पर यूरेनियम परचेज कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ने दोनों को, पाकिस्तान ने फिर बैलेंसिंग एक्ट के साथ के एक तरफ जो ईरान की फेवर में जो यहाँ पर रशिया और चाइना की तरफ से देखने को मिले, तो 4 वोट यहाँ पर देखने को मिले, तो पाकिस्तान ने उधर भी सपोर्ट किया और गल्फ स्टेट्स के ऊपर जो कंडेम किया गया इसको भी यहाँ पर सपोर्ट किया, ये चीज़ है। तो उसके बाद यहाँ पर जो हमें यूएनओ के अंदर एम्बेसडर हमारे इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि नॉट इम्यून फ्रॉम दीज अटैक्स एंड कंडेमिंग एक्शंस दैट हैव सीरियसली जेओपरेडाइज्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो अगर देखा जाए तो ये अटैक्स और ये जितने भी किए जा रहे हैं बिल्कुल मजम्मत किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जो एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की तरफ से क्या चीज़ कही है इसको भी देखेंगे। इकॉनमिक एंड सिविलियन इम्पैक्ट की तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डेली बेसिस के ऊपर बात कर ही रहे हैं कि क्लोज हो चुके हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं, ग्लोबल ऑयल सप्लाई के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। बात करेंगे यहाँ पर कॉल फॉर डायलॉग डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की तरफ से जो हमें यहाँ पर उस्मान जदून एम्बेसडर नजर आते हैं जैसे कि उन्होंने भी ये इसी चीज़ के ऊपर बात की कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन में डिप्लोमेटिक टॉक्स होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस होने चाहिए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल कह लें कि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है कि आप जो है यहाँ पर विदाउट एनी रीज़न के आप अटैक्स कर देते हैं स्टेट्स के ऊपर। तो ये भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें ये बात डिस्कस की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो स्टांस है भाई डिप्लोमेटिक टॉक्स होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक्स निगोशिएशंस होने चाहिए, और रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस की बात की जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक मेन जो है वो कह लें कि जुज़ हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इफ्तिखार अहमद साहब ने जो बात की यहाँ पर, जो 2 रेजोल्यूशन, तो अब जो डेली बेसिस के ऊपर ईरान को कवर कर रहे हैं ना, तो अब ये एक डेवलपमेंट आई है कि ईरान के ऊपर जो 2 रेजोल्यूशन भी पास की गई। तो पाकिस्तान ने, जब हम बात करते हैं ना रीजनल लेवल, पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए बैलेंसिंग एक्ट को लेकर, बैलेंसिंग अप्रोच को लेकर, तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि दोनों रेजोल्यूशन पास की गई और पाकिस्तान ने दोनों को यहाँ पर अटेंड किया, दोनों को यहाँ पर जो है वो सपोर्ट किया। तो ये अच्छी बात है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी हो, पीस हो, सब जो है वो कह लें कि सुकून से रहें यहाँ पर। तो ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट थी, आप ये इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वोकैब को। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, रेप्यूडिएशन। रेप्यूडिएशन का मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग, डिनाइंग और रेफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट समथिंग। क्या करना, किसी को कबूल करने से इनकार कर देना, या वैसे ही कबूल ना करना आप कह सकते हैं, रिजेक्शन या डिनाइल। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है,
जानबूझकर क्या करना, द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली किलिंग अ यंग चाइल्ड और इन्फेंट, ठीक है, बच्चों को जानबूझकर जो है मार दिया जाना। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है यहाँ पर ईरान के अंदर क्या हुआ, स्कूल्स के ऊपर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स किया गया और बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर मारे गए, इनोसेंट। चाइल्ड किलिंग या न्यू नेटिसाइड भी आप इसको कह सकते हैं। एक्सिक्विजिट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, डेलिकेट, रिफाइंड और ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, ठीक है, दिल को भा जाने वाला भी बोला जाता है, निहायत ही खूबसूरत को भी बोल सकते हैं, जो पुरकशिश होता है उसको भी आप बोल सकते हैं, दिलकश को भी बोल सकते हैं यहाँ पर, निहायत ही दिलकश, एलिगेंट या सुपर्ब। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, हीनियस। हीनियस ऑलरेडी हम अपनी राइटिंग स्किल के अंदर यूज करते हैं। एक्सट्रीमली इनवेक्ट, उसके बाद इवल, शॉकिंगली क्रूअल, स्पेशली यूज्ड फॉर वेरी सीरियस क्राइम्स। तो एट्रोशियस या मॉन्स्ट्रियस आप कह सकते हैं, घनावने किस्म का आप कह सकते हैं, डरावने किस्म का, ठीक है। उसके बाद है इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, शोइंग र्यूड डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, बदतमीजी करना, ठीक है, क्या ना, रवैये के अंदर गुस्ताखी करना, आप कह सकते हैं एरोगेंस और कंटेम्प्ट टूवर्ड्स अथॉरिटी या अदर्स, ठीक है, अथॉरिटी होता है उसको चैलेंज कर देना, उसको उसके साथ बदतमीजी करना, गुस्ताखी करना, ठीक है। इम्प्यूडेंट या र्यूड बिहेवियर को भी आप बोल सकते हैं। फोर्टिफाइड का मतलब क्या था, ये ऑलरेडी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं राइटिंग स्किल के अंदर यूज। स्ट्रेंथेंड और रिइंफोर्स्ड फिजिकली, मेंटली या स्ट्रक्चरली क्या किया जाता है, मुस्तहकम बनाना, महफूज बना देना, मजबूत बना देना, स्ट्रेंथन, ठीक है, स्ट्रेंथेंड या रिइंफोर्स्ड भी आप इसको कह सकते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिशमेंट का क्या मतलब होता है, द एक्ट ऑफ रीफिलिंग, रिस्टोरिंग और सप्लाइंग समथिंग, ठीक है, दोबारा भर जाना, क्या कह सकते हैं आप, दोबारा रीफिल हो जाना या भर जाना, रीफिल या रेस्टोरेशन। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फेंडेड। फेंडेड मीन्स क्या, सक्सेसफुली डिफेंडेड और प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अटैक या डिफिकल्टी, क्या करना, हमले को रोकना, उसको टैकल करना, डिफेंड करना। तो आप यहाँ पर क्या है, डिफेंडेड या रेपेल्ड आप इसको कह सकते हैं। स्टबबॉर्न आपको ऑलरेडी पता है, ऑब्ड्यूरेट भी आप इसको कह सकते हैं, जिद्दी को कह सकते हैं आप, अनविलिंग टू चेंज वंस, जो अपनी ओपिनियन को चेंज नहीं करता, जिद कर जाता है उसको। ऑब्स्टिनेट या हेड स्ट्रॉन्ग भी आप इसको कह सकते हैं। मेहम का मतलब क्या होता है, वायलेंट डिसऑर्डर, ठीक है, और क्योस और डिस्ट्रक्शन, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिस्टर्बेंस, जो क्या करे, ऐसी तबाहकुन सूरत हाल जो यहाँ पर क्या करे, जो है वो परेशानी जो है वो पैदा कर दे। तो आप यहाँ पर क्योस को इंतशार, अफरा तफरी आप कह सकते हैं, क्योस और हैवक। उसके बाद है ऑनस्लॉट का मतलब क्या होता है, फीरियस और वायलेंट अटैक, शदीद किस्म का हमला करना, जिस तरह यहाँ पर ईरान के ऊपर देखने को मिला, ऑफन सडन और ओवरवेलमिंग, असॉल्ट या ऑफेंसिव। उसके बाद है प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, यहाँ पर डन इन एडवांस टू प्रिवेंट समथिंग एल्स फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है, प्रिवेंटिव या प्रोएक्टिव, ठीक है। डिफेंसिव या ऐसा पेशगी इकदाम इख्तियार करना, जिस तरह ट्रंप की तरफ से यह कहा गया कि भाई हमने तो प्रिएम्प्टिव अटैक किया, मीन्स अटैक होने से पहले हमने उसको जो है वो डिफेंड किया, मीन्स ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से अटैक किया जाए, हालांकि देयर इज नो इंटेलिजेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग अगर देखा जाए पेंटागन। तो इस तरह जो है आप क्या करते हैं, वक्त से पहले जो है कोई अपना कह लें कि मैयर इख्तियार करते हैं। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर करेक्टराइज्ड बाय बिटरनेस, एंगर या हॉस्टिलिटी। तल्ख कलामी भी आप कह सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नाराजगी भी कर सकते हैं, गुस्से को भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर बिटर या हॉस्टाइल आप इसको कह सकते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, मिन्स्क्यूल। मिन्स्क्यूल का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, नहायत ही छोटे कद वाला आप कह सकते हैं, या छोटे साइज वाला आप कह सकते हैं। अमाउंट और इम्पोर्टेंस, टाइनी या मिनट आप कह सकते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड हार्मोनियम, बिल्कुल जो मतवाजन होता है उसको बोला जाता है। प्रोपोर्शन और कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, बैलेंस या प्रोपोर्शन। उसके बाद हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, स्क्वेंडरिंग का मतलब क्या होता है, वेस्टिंग समथिंग सच एज अ मनी, ठीक है, पैसे हों, वक़्त हों, उसका ज़िया करना, उसको बोला जाता है वेस्ट और मिस यूज। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।